अच्छा, एक बात बताओ, आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग कहते हैं कृषि सेक्टर में जॉब नहीं है, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जो 3 शब्द हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो रोटी शब्द है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? चलिए जरा आज एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि रोटी शब्द से कितने प्रकार की जॉब्स जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात, रोटी शब्द के अंतर्गत आती क्या क्या चीजें हैं? तो रोटी शब्द के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो है आपका अनाज हो गया, उसके बाद दूध आ जाता है, फिर कुछ सब्जियां हैं, फल है, और बस इसके बाद अंडे और मांस आ जाते हैं। और एक टॉपिक और चीज रह जाती है, वो है तेल मसाले। अब इसमें से मैं आपके लिए 2 शब्द बस उठा लेता हूं, अनाज और दूध। तो चलिए अब जरा इस बात को अच्छे से समझते हैं, ये जो 2 शब्द हैं इनसे कौन कौन सी जॉब्स जुड़ी हुई हैं। पहला, दूध से ही मिठाई बनती है, दूध से ही आइसक्रीम बनता है, दूध से ही चॉकलेट बनती है। हालांकि दूध से घी, दही, मक्खन, चाय जैसी चीजें भी बनती हैं, पर अभी थोड़ी देर के लिए इन्हें इग्नोर कर दीजिए। मेन मुद्दा यह पकड़िए कि जो ये 3 चीजें हैं, मिठाई, आइसक्रीम और चॉकलेट। अब आप सोचिए कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां हजारों करोड़ कमा रही हैं, क्रीम बनाने वाली कंपनियां हजारों करोड़ कमा रही हैं। कई कंपनियां हैं जैसे कैडबरी है, डेयरी मिल्क है और तमाम अन्य कंपनियां हैं जो क्रीम बना रही हैं, उनमें भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं और हजारों करोड़ कमा रहे हैं। दूसरी चीज है अनाज। अनाज से ही बिस्किट बनता है, अनाज से ही नमकीन बनता है, अनाज से ही केक बनता है। केक अनाज और क्रीम दोनों को मिक्स करके बनता है। आपको शायद याद होगा जो 3 इडियट मूवी है, उसमें जो चतुर था वो फुंगसुक वांगडू के लिए हैंडमेड बिस्कुट लाता है सैन फ्रांसिस्को से। अब आप ये बताइए कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक। दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश में अनाज से लोग हाथ से बिस्कुट बनाकर बेच रहे हैं, वह भी महंगे महंगे दामों में। सवाल यह है कि यदि कोई आरोप लगाए कि भारत के लोग रिसर्च नहीं करते, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, टैंक, एरोप्लेन आदि चीज़ों में बहुत ज़्यादा निर्माण नहीं करते, तो ये बात तो समझ में आ जाती है। चलो गांव के लोग यह सारी चीज़ें नहीं बना सकते, पर मैं ये पूछता हूँ कि क्या गांव के लोग 1 नंबर के बिस्किट, नमकीन, दुनिया के सबसे स्वादिष्ट नमकीन जो कैडबरी या डेयरी मिल्क के चॉकलेट हैं, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट चॉकलेट, क्योंकि दूध तो गांव में भी मिल जाएगा। अच्छा जरा 1 मिनट रुकिए, एक बात सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आइसक्रीम गर्मी में खाने वाली चीज़ है, जबकि यह गलत है। वास्तविकता तो यह है कि जैसे गर्म जलवायु में रहने वाले लोग अपने लिए दूध की मिठाइयाँ बनाकर रखते हैं, वैसे ही ठंडे जलवायु में रहने वाले लोग, बर्फीले पहाड़ों पर रहने वाले लोग सदियों पहले से ही वहाँ पर आइसक्रीम बनाकर रखते थे, और ठंडी के लोग आइसक्रीम खाते हैं, उनका भोजन है ये। यह पहाड़ी लोगों का कल्चर था, जो कि फ्रिज आने के बाद लोगों ने गर्म इलाकों में भी ये भोजन बेचना शुरू कर दिया। तो फाइनली आप यह बताइए कि गांव के लोग अपने गाय के दूध से और अनाज से बढ़िया केक, आइसक्रीम, हैंडमेड स्वादिष्ट बिस्किट, दुनिया की सबसे ब्रांडेड सबसे स्वादिष्ट नमकीन क्या गांव में नहीं बनाई जा सकती? सवाल यह है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ऐसा नहीं होने देती। उन्हीं पे ये एक चर्चा है। यहाँ पर जो मुझे समझ में आता है वो मैं बताना चाहता हूँ। 2 मुख्य चीजें हैं जो इन चीजों को होने से रोकती हैं। पहली चीज तो यह है कि लोग कहते हैं कि कंपनी वाले पता नहीं क्या केमिकल डाल के चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, यह चीजें हमें पता नहीं है, इसलिए हम नहीं बना पाते। और दूसरी चीज यह है कि लोग कहते हैं कि यदि हम हाथ से बनाते तो चीजें महंगी पड़ती, इसलिए लोग उसे नहीं खरीदेंगे मार्केट में। तो ठीक है, ये वो 2 रीजन हैं जिनकी वजह से वह सारी समस्याएं प्रकट होती हैं, जिनके कारण गांव के लोग बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड बिजनेस करने से वंचित रह जाते हैं। चलिए एक विश्लेषण से समझते हैं कि वास्तव में इन रीजन्स का कोई अस्तित्व है भी या ये बस एक भ्रमजाल है। तो चलिए सबसे पहले आप कुछ सवालों के जवाब सोचिए, जिनमें से सबसे पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान हैंडमेड बस बना के बेच देता है। आप इंटरनेट पे चाहें तो देख लीजिए। ये
एप्पल 50,000 की मोबाइल, मतलब कि जो मोबाइल एप्पल को बनाने में सिर्फ 50,000 लगते हैं, उस पर इंडियन गवर्नमेंट दुगना टैक्स ठोकती है, फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। ऐसा क्यों? सैन फ्रांसिस्को में हैंडमेड बिस्किट तक बेच दिया जा रहा है जो 3 इडियट में था। कैसे? इसका जवाब हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक नया नौजवान सोलर पैनल की कंपनी शुरू करना चाहता था। लोगों ने उससे कहा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तुम क्या ही उखाड़ लोगे। वैसे भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। पर उसने सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी बनाई और उसकी कंपनी सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनियों में से एक हो गई। कैसे? उसे समझते हैं। उसने एक छोटा सा खुराफात कर दिया था। जितने भी सोलर पैनल बनते हैं वह एक विशेष टेम्परेचर के लिए काम करते हैं। मतलब सारे बड़ी कंपनियों के सोलर पैनल का एक टेम्परेचर सेट होता है जो कि लगभग 30-35 डिग्री के आसपास होता है। तो वो जो लड़का था वह एक ऐसे इलाके में गया जहां टेम्परेचर सूरज का एवरेज तौर पे 40 डिग्री के आसपास होता था। उसने जो अपना सोलर पैनल बनवाया, उसकी जो टेक्निकलिटी थी सोलर पैनल में, उसमें उसने 40 डिग्री टेम्परेचर को सेट करवा दिया। अब हर एक ग्राहक के पास वो जाकर बोलने लगा, जिस इलाके में थी 40 डिग्री की टेम्परेचर, उसने लोगों से कहा कि हमने आपके लिए स्पेशल सोलर पैनल डिजाइन किया है जो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और इस प्रकार से उसकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि ब्रांडेड बिस्किट की तुलना में यदि आप नमक का स्वाद थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर देंगे तो थोड़े से अंतर के लिए लोग आपका बिस्किट खरीदने लगेंगे। खैर, यह तो इस बात का उत्तर हुआ कि बड़ी कंपनियों के सामने टिकना है तो किस प्रकार का उपाय किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या केमिकल डाल देते हैं। यही इस वीडियो की सबसे मेन बात है कि कैसे बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल हवा ने, इंडस्ट्रियल चमक दमक ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। सबसे पहले तो आप यह सोचिए कि केमिकल होती क्या चीज़ है। दूसरा यह कि इसे बनाया कैसे जाता है। और तीसरा कि इसे बनाने की ज़रूरत क्या है। केमिकल के जवाब ढूंढ रहे हैं हम, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसे बनाने की जरूरत क्या है। 2-3 उदाहरण से समझते हैं। पहला, एक एसिड है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। यह एसिड नींबू जैसे फलों से प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नींबू से एसिड बनाकर प्रयोग करने के बजाय यदि नींबू का रस निकाल कर हम उसे धूप में सुखाकर सीधे उसका चूर्ण ही इस्तेमाल कर लें तो कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि हम यह कार्य कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक माहौल बना दिया गया है कि हमें सिट्रिक एसिड का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वह प्योर होता है। पर यदि ऐसी ही बात है तो हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि जो शराब होता है वह एथेनॉल होता है। एथेनॉल केमिकल नेम होता है शराब का। तो इसमें मैं एक बात पूछता हूँ कि यदि सारे शराब एथेनॉल होते हैं तो उनके स्वाद में अंतर क्यों होता है? भाई जैसे पेट्रोल होता है, एक जैसा गंध मारता है। फिर शराब जब है तो शराब के स्वाद में अंतर क्यों है यदि सारा का सारा शराब एथेनॉल ही है? तो इस सवाल के 2 जवाब हो सकते हैं। पहला तो ये कि हर इथेनॉल प्योर इथेनॉल नहीं होता, मतलब कि सारे इथेनॉल में कुछ कुछ इम्प्योरिटी होती है जिसकी वजह से उनके स्वाद और गंध अलग अलग होते हैं। दूसरा जवाब यह हो सकता है कि वो कहें कि हम इसमें स्वाद के लिए कुछ चीज़ें मिलाते हैं। अब जरा आप यह बताइए कि जो शराब चावल से बनता है, जो शराब गन्ने से बनता है, जो शराब महुआ से बनता है, इन सब शराब में थोड़ा थोड़ा स्वाद का अंतर होता है। पर यदि इन 3 प्रकार के शराबों में हमें किसी नए प्रकार का स्वाद ऐड करना होगा तो हम इसमें कुछ मिला देंगे। पर अब ये सोचिए कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि पहले आप हर एथेनॉल को केमिकल प्रोसेस से पहले प्योर बना दें और उसके बाद उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल करके उसका स्वाद बनाएं। अगर अलग अलग स्वाद ही चाहिए तो प्योर और इम्प्योर करने की क्या ज़रूरत है? सीधे चावल के ही शराब में कुछ ऐसा डाल दो कि वो अलग स्वाद प्रकट कर दे। यदि भारत के गांव वाले अलग अलग किस्म के स्वाद वाले शराब बिना केमिकल प्रोसेस के बना दें तो इसमें दिक्कत क्या है?
आप बस उसे चेक कर लीजिए कि क्या वो जहरीला है या नहीं है। लेकिन हकीकत तो यह है कि इन मुद्दों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इंडस्ट्रियों ने पूरे समाज को मूर्ख बनाकर सारे के सारे काम को अपने ही जिम्मे कर लिया।